हाँ, देखिए क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ना इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो लास्ट जो हमने पिछला इंट्रोडक्शन देखा था उसमें इलेक्ट्रिसिटी को भरपूर देख लिया कि 12th क्लास की जर्नी कैसी होने वाली है। देखिए हम अपने नेचर से डील करने वाले हैं, तो नेचर के बारे में पहले समझ लेते हैं थोड़ा बहुत। नेचर के जो दो रूप के हमने डिस्कस किया था कि लास्ट टाइम हमने देखा था कि एक 12th क्लास में आपको 11th चैप्टर मिलेगा, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो ये जो मैटर और रेडिएशन की प्रॉपर्टी हम अभी समझने वाले हैं। मैटर एंड रेडिएशन ये हमारे नेचर के दो रूप होते हैं। कैसे कैसे रूप होते हैं? तो आंसर है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक तरफ से देखते हैं तो वो मैटर दिखता है, उसको दूसरी तरफ से देखें तो वो रेडिएशन दिखता है। मेरे कहने का मतलब है कि जो रेडिएशन सन से हमारे पास तक चल के आ रहा है, ठीक है, अगर हम उसको मैटर मानते हैं कि वो एक पार्टिकल जैसा है, गोली जैसा है, तो वो भी गलत नहीं होगा। और जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास एक मैटर की प्रॉपर्टी है, मैटर की प्रॉपर्टी और रेडिएशन की प्रॉपर्टी होने के लिए क्या ज़रूरी है? तो मैटर होने के लिए ज़रूरी है कि उसके पास मास होना चाहिए, उसको फोर्स लगाना चाहिए, उसके पास मोमेंटम होना चाहिए। जिसके पास मास होता है उसके पास मोमेंटम भी होता है। अच्छा, रेडिएशन के पास क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? कि इसके पास एक वेवलेंथ होती है क्योंकि ये वेव होती है, ठीक। इसके पास फ्रीक्वेंसी होती है और ये चल सकती है, स्पीड होती है। मैटर जो है वो भी चल सकता है तो उसके पास भी स्पीड होती है, ठीक है। तो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, एम्पलीट्यूड, इन सब में ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक है वो दो डिफरेंट है। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? नो वेवलेंथ, क्योंकि इसमें कोई वेव कैरेक्टर नहीं है। वेव का कैरेक्टर कैसा होता है? वेव एक तरह से पैटर्न होता है, एक डिस्टरबेंस होता है जिसमें कोई भी चीज़ ऐसे करके मूव करती है, कोई भी चीज़ ये इस पैटर्न से मूव करती है। अगर इस पैटर्न से कोई भी चीज़ मूव करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? इट इज़ अ वेव, ठीक है। अच्छा, तो इसमें कोई भी ऐसी वेव नहीं होती है। और जो रेडिएशन है उसमें हमने दो अलग से पढ़ा कि उसके पास कोई मास नहीं होता है, नो मास। लेकिन जो आज का हमारा नेचर है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, लगभग 100 साल से, हाँ, सेंचुरी एक बीत गई है, उसमें हमने ये सीख लिया कि मैटर और रेडिएशन, ये जो दो नेचर के अलग अलग रूप हैं, ये असल में एक ही रूप है। जिसको हम रेडिएशन कहते हैं उसके पास मैटर वाली प्रॉपर्टी होती है, और जिसको हम मैटर कहते हैं उसके पास रेडिएशन की प्रॉपर्टी होती है। कहने का क्या मतलब है? जिसके पास मास है तो वो वेव की तरह भी चल सकता है। लेकिन ऐसा कब होता है? इसका हम क्वांटम मैकेनिक्स में इसको पता लगाते हैं। हम एक फिनोमेना को प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर ये मास वाली प्रॉपर्टी रखता है तो ऐसा रिजल्ट आएगा, वेव वाली रखता है तो ऐसा रिजल्ट आएगा। अब उन दोनों में से कौन डोमिनेट करेगा वो हम कैलकुलेशन से पता करते हैं। अभी का हमारा जो मेन कंसर्न है, जो इस चैप्टर का मेन कंसर्न है, इट इज़ ऑल अबाउट मैटर, नॉट रेडिएशन। तो मैटर का हमारा का पूरा कंसर्न है। इसको थोड़ा सा समझते हैं। जिस किसी के पास हम मैटर की प्रॉपर्टी देखते हैं उसके पास एक कैरेक्टरिस्टिक मास होती है, ठीक। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या? कि इट हैज सम मास। सेकंड, इट कैरीज सम चार्ज। कुछ चार्ज होता है और कुछ फील्ड होती है। देखो, मास रहेगा, चार्ज रहेगा। इन दोनों कैरेक्टरिस्टिक से एक मैटर फोर्स अप्लाई कर सकता है, फोर्स। लेकिन समझना और सुनने वाली बात ये, देखो क्या, कि अगर कोई चीज़ मास कैरी करती है, मुझे उसको फोर्स लगानी है, तो आई विल जस्ट पुट माई फिंगर लाइक दिस एंड जस्ट पुश इट। मैं किसी भी चीज़ को ऐसे पकड़ के पुल कर लूँगा तो ये फोर्स लग जाएगी।
लेकिन अब मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि देखिए, अगर फोर्स लगानी है या लगनी है कहीं पर, तो उसको कैसे समझा जाए? इसको हमें समझना है कि वो फोर्स है कैसे। अच्छा, एक ऑब्जेक्ट, ये बॉल, इसको हमें ग्राउंड पर थ्रो करना है या फिर इसको छोड़ देना है, ड्रॉप कर देना है। हमने इसमें नोट किया कि देखिए, ये जो एक पर्टिकुलर हाइट है, मैं कहाँ से हाइट ले रहा हूँ? सेंटर से। यू नो क्यों? क्योंकि न्यूटन के सभी लॉ पॉइंट मास के लिए। तो मैं यहाँ से एक हाइट कंसीडर करता हूँ, जो सरफेस है उसकी हाइट लेट्स वी से कि 200 मीटर है, और जब बॉल गिरेगी तो बॉल के गिरने की रफ्तार मैंने सपोज किया कि ये 2 मीटर पर सेकेंड है। तो आप मुझे बता सकते हो कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगी? तो सिंपली हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इज योर 2, टाइम निकालना है क्योंकि डिस्टेंस तो हमें पता है कितनी कवर करना है, 200 मीटर। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, योर डिस्टेंस इज 200 मीटर एंड स्पीड इज योर 2। तो ये बॉल 100 सेकेंड में ज़मीन को टच कर जाएगी, ये ट्रू है। लेकिन हमने क्या किया, एक अपना टाइमर क्लॉक जो टाइम को कैलकुलेट करती है, इसको क्या कहते हैं? टाइमर क्लॉक, लेट्स बी से, ठीक है, टाइम काउंटर क्लॉक जो टाइम को काउंट करेगी। हमने इसको जैसे ही ड्रॉप किया, अपनी एक क्लॉक के अंदर, अपनी जो हमारे पास एक क्लॉक रहेगी उसके अंदर हमने टाइम को नोट करना शुरू किया। हमने अपने मेथड से सोचा कि इसको 100 सेकेंड लगना चाहिए, बट वी विल नोट कि 100 सेकेंड से कम टाइम लेती है, 60-50 सेकेंड। नाउ वी विल बी सरप्राइज कि ऐसा क्यों होता है। इसको नॉर्मली कितना टाइम लेना चाहिए था? 100, लेकिन ये टाइम कितना लेती है? 50 या 60। इसने कम टाइम क्यों लिया? या तो डिस्टेंस कम होगी, लेकिन डिस्टेंस को हमने प्रॉपर नापा था स्केल से, या तो स्पीड में कुछ फर्क हो जाएगा। तो हम ये नोट करेंगे कि डिस्टेंस ठीक है, लेकिन जो इसकी स्पीड है ना, वो स्पीड वेरी कर रही है, वो स्पीड इंक्रीज हो रही है। और जब कभी भी स्पीड इंक्रीज होती है तो उसका एक ही कारण है कि वहाँ पर क्या चीज़ है? फोर्स प्रेजेंट है। तो हम समझ गए कि हमारे नेचर की एक ब्यूटी क्या है कि देखो, इसको ऐसे ड्रॉप करोगे अगर तो ये नीचे गिरेगा, इसकी स्पीड कंटिन्यू इंक्रीज होगी तो ये एक्सेलरेट कर रहा है, ये किसी फोर्स के अंडर नीचे की तरफ गिरता है। अच्छा, अब अगर ये फोर्स है तो एक बात का हमें आंसर समझ नहीं आया कि इसको यहां से ऐसे कौन पकड़ के खींचता है? इसको ऐसे कौन पकड़ता है और नीचे खींच लेता है? तो इसका जवाब आइजैक न्यूटन के पास था। उन्होंने कहा कि देखिए, हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं, माइकल फैराडे, उन्होंने भी यही एक्सप्लेनेशन किया था कि हम जिस फोर्स की बात कर रहे हैं वो फोर्स कांटेक्ट में नहीं है, क्योंकि फोर्स लगाने के 2 तरीके होते हैं, या तो कांटेक्ट या तो नॉन कांटेक्ट। हमने इसको अभी पहचान लिया, रूप को देख लिया, पहला हमारा काम हो गया कि बिना कांटेक्ट के भी फोर्स लग रही है। तो ऐसी फोर्स क्यों लगती है? तो ऐसी फोर्स लगती है क्योंकि एक फील्ड क्रिएट होता है, एक फील्ड क्रिएट होता है। फिर से कहते हैं एक बार, देखो, ये जो फील्ड वाली बात है ना, ये कब पता चली थी? जब न्यूटन ने अपना ग्रेविटेशन के बारे में समझाया था, उस टाइम पर भी उनको आइडिया नहीं था कि ये दूर से एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं, कैसे रोटेट करवाते हैं, उनको नहीं था आइडिया। इसके बहुत साल बाद माइकल फैराडे ने एक कंसेप्ट दिया, जब उन्होंने मैग्नेट और चार्ज के बारे में पढ़ा। तो मैग्नेट और चार्ज की फील्ड हम देख सकते हैं, ये प्रैक्टिकल है। तो उन्होंने उस फील्ड को ऑब्जर्व किया, एक इमेजिनरी लाइन जिसमें मैग्नेट की जो आयरन फिलिंग्स होती है एक पेपर पे, वो अपने आप को अलाइन कर लेती है, वो उन्होंने ऑब्जर्व किया। और उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पर एक फील्ड है जिसकी वजह से फोर्स अप्लाई हो रही है। तो इसीलिए
फोर्स लगाने के दो तरीके, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट, दैट इज फील्ड। अब ये जो फील्ड फोर्स है इसी को हम पकड़ के आगे चलेंगे, इसी को हमें समझना है, फील्ड फोर्स। कांटेक्ट के बारे में हमने पहले से ही मैकेनिक्स में 11th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, तो अब हमें फील्ड के बारे में समझना है। और फील्ड के बारे में समझते वक्त हम जिसको कंसिडर करेंगे वो होगा ये चार्ज। ठीक है, व्हाट इज चार्ज? देखो, इसको समझने के लिए ना मैंने एक छोटी सी प्रोसेस किया। वो छोटी सी प्रोसेस अचानक से सामने आई थी लोगों के, लेकिन समझना इसको ऐसे कि मैंने इस पीस को, मतलब ये ऑब्जेक्ट मोबाइल को मैंने ऐसे रब किया और कुछ छोटे छोटे पीस ले लेता हूँ मैंने इसको, चलो बिना रब के पहले मैं इसको ऐसे चिपकाता हूँ मैं, तो इस पर कोई पेपर नहीं आएगा। लेकिन जब मैं इसको खूब रब कर दूंगा, अब इसको रब करने के लिए मैं ये जो सरफेस है, किस सरफेस से मैं इसको रब कर रहा हूँ ये भी मैटर करता है। तो चलो मैं इसको रब करता हूँ। ये अभी भी नहीं आया क्योंकि ये कपड़ा अच्छा नहीं है रबिंग के लिए। मैं इसको किसी और से ट्राई करता हूँ। अच्छा, स्कूल में तो ये खेल हमने बहुत खेला है कि हम एक स्केल को लेते हैं, नहीं अभी ये मैटर कपड़ा ठीक नहीं है। स्कूल में हमने खेल खेला है, वो ये कि हम एक बॉडी को रब करते हैं तो वो इस कागज़ को दूर से ही खींचना शुरू कर देता है। ऐसे छोटे छोटे पीस को, ये छोटे छोटे पीस ना कागज़ के, इनको दूर से ही खींचना शुरू कर देता है। ये कैसे काम करता है? तो अगर हम एक बॉडी को रब करते हैं, ये स्केल जिसको हम रब करते हैं, तो दूर छोटे छोटे कागज़ के पीस रखे गए हैं ये। तो ये स्केल अगर हम रब कर देते हैं, इनको दूर से ही अपने पास खींचना शुरू कर देता है, दूर से। तो इसने जो फोर्स लगाई वो कौन सी है? फील्ड फोर्स। लेकिन हमें सोचना है क्या ये फोर्स है? तो फोर्स के बारे में सोचो पहले, फोर्स का काम क्या क्या है? तो फोर्स का काम है बॉडी को एक्सेलरेट कराना, या सिंपल सी मीनिंग कहूं तो चेंज इन स्पीड। अगर मैं और प्रिसाइजली कहूं और ठीक से कहूं, और ठीक से क्या कह सकता हूं? चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ये और एक्यूरेट है। यहां पर समझो, ये पार्टिकल की पहले स्टेट क्या थी जब मैंने इसको रब नहीं किया था? दे वर एट रेस्ट। लेकिन जैसे ही मैंने इसको रब कर दिया तो ये रेस्ट से मोशन में आ गए। तो इनकी जो रेस्ट वाली स्टेट थी अब वो मूविंग की हो गई, मोशन की हो गई। तो इनकी जो स्टेट थी इसमें चेंज आया। इसीलिए क्या अप्लाई होती है? फोर्स। हम समझ गए फोर्स अप्लाई हो रही है। लेकिन अब इस बात को समझो कि ये फोर्स अप्लाई कब हुई? तो आंसर, जब मैंने इसको रब कर दिया। तो एक हमारे दिमाग में पिक्चर बन गई, इसको रब करने से एक ऐसी ताकत आ गई जिससे इसने किसी को खींच लिया, इसने फोर्स लगाना शुरू कर दिया। और हमने इसी ताकत को क्या कहा कि ये चार्ज आ गया इसके पास। ये कैसी हो गई? चार्ज। जैसे हमारा मोबाइल चार्ज हो जाता है तो उसमें ताकत आ जाती है कि फिर से रिफ्रेश हो गया, अब हम उसमें जो काम कर सकते हैं कर पाएंगे, उसमें कर पाएंगे। तो चार्ज मतलब क्या? एक ऐसी ताकत का आ जाना जिसकी वजह से वो फील्ड फोर्स लगा सके दूर से, तो चार्ज हम उसको कहेंगे। अब चार्ज को थोड़ा सा डिटेल में लेके चलते हैं, और तो पहले लिख लेते हैं व्हाट इज चार्ज। अच्छा, चार्ज को लिखने से पहले अभी थोड़ी सी चीजें और डिस्कस कर लेते हैं। चलो लिख लेते हैं पहले डेफिनेशन। चार्ज, सो चार्ज क्या है? इट इज property of matter due to which
ड्यू टू विच अ चार्ज्ड पार्टिकल कैन अप्लाई force on another charged particle. चार्ज की इस डेफिनेशन में कुछ बातें जो समझ में नहीं आएंगी और कुछ जो समझ में आ गई हैं। पहले ये चीज़ समझ में आ गई कि ये मैटर के पास ही कैरेक्टर आएगा, एक बॉडी के पास ही ये कैरेक्टर आएगा जिसकी वजह से वो फोर्स लगा सके कि वो चार्ज हो गई। लेकिन अब ये समझ नहीं आएगा जो मैं आपको कंफ्यूजन लेके चलता हूँ, ड्यू टू विच अ चार्ज्ड पार्टिकल कैन अप्लाई फोर्स तो चलो ठीक है समझ में आया, ऑन अनदर चार्ज्ड पार्टिकल। एक बात कह सकते हैं, जिसको हमने रब किया वो तो हो गया चार्ज, लेकिन कागज के पीस को रब किया क्या? नहीं, तो वो तो चार्ज नहीं है। अगर वो चार्ज नहीं है तो मैंने ये क्यों लिखा कि एक चार्ज पार्टिकल या एक चार्ज बॉडी दूसरे ही चार्ज पार्टिकल को फोर्स लगाएगी। कागज का पीस तो चार्ज नहीं था, तो उसको फोर्स क्यों लगा दिया? इस बात को हमें बहुत डिटेल में डिस्कस करना है ताकि आप इसको देख पाओ। अभी डाउट समझ में आ रहा होगा कि ये तो चलो ठीक है, हमने बहुत खूबसूरती से इसको रब किया, चार्ज हो गया, लेकिन इसको थोड़ी ना रब किया था, ये कागज के पीस को, ये चार्ज तो नहीं था। तो चार्ज बॉडी कैन अप्लाई फोर्स ऑन अनचार्ज पार्टिकल, नहीं, ये गलत डेफिनेशन है। चार्ज पार्टिकल अप्लाई करेगा फोर्स, चार्ज पार्टिकल पर ही करेगा, लेकिन ये चार्ज नहीं है कि नहीं? डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चार्ज होना चाहिए, लेकिन चार्ज तो रब करने के बाद आता है। तो ये सब प्रोसेस को हमें डिटेल में पढ़ना है ताकि ये डेफिनेशन समझ में आ जाए। उससे पहले हम कुछ बातों को फोकस लेके चलते हैं आगे थोड़ा सा और, ताकि ये डेफिनेशन आगे समझ में आ जाएगी। देखिए, अब एक मैटर के पास चार्ज आया, हमने ना कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए क्योंकि हमें बॉडी को चार्ज करना आ गया था। कैसा? तो हम लिख लेते हैं रबिंग is one of the method to charge a body। रबिंग एक ऐसा, रबिंग अभी चार्ज करने के और भी मेथड है, लेकिन उनमें से रबिंग एक ऐसा मेथड है जो चार्ज कर सकता है एक बॉडी को। एक थोड़ा सा और लेकर चलो, थोड़ा सा कंफ्यूजन और, ताकि क्लियर हो जाए आगे। यहाँ पार्टिकल लिखा, यहाँ बॉडी लिख दिया, डेफिनेशन में इतना हेर फेर क्यों हो रहा है? चार्ज असल में होता कौन है? पार्टिकल की बॉडी। किसके पास है ये कैरेक्टर? पार्टिकल के पास है चार्ज वाला कैरेक्टर की बॉडी के पास। जब हम स्केल को रब करते हैं, देखने में लगता है कि ये पूरा स्केल क्या है? एक बॉडी है। पार्टिकल तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल उनसे छोटे छोटे। तो ये तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का भंडार है, ये इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है। तो ये तो बॉडी हो गई, तो ये चार्ज हो गई। देखने में लगता है कि एक बॉडी चार्ज होती है, यहाँ डेफिनेशन में लगता है पार्टिकल चार्ज होता है। तो चार्ज होता कौन है? वी विल डिस्कस। तो कुछ कन्फ्यूजन्स मैं इसको मिटाऊंगा नहीं, इसको लेके चलेंगे आगे, ये सब क्लियर करना है दिमाग से, ठीक है? मैं इसको ऐसा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ना जब हम बुक में इसको पढ़ते हैं या कहीं भी पढ़ते हैं तो ना कॉन्फिडेंस नहीं आता कि हम सही हैं कि गलत है। तो इसको पढ़ना, इसको सबको पढ़ना, अगर ये कॉन्फिडेंस आ गया कि हम सही हैं तो ठीक रहता है वो। अच्छा, फिर से रबिंग से हम बॉडी को चार्ज करना सीख गए, तो हमने इसके थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किए। कैसे एक्सपेरिमेंट? तो हमने कई सारी बॉडी को लिया, हमने रब किया, चार्ज करके यहाँ रख दिया ये, और इसको हमने लटका दिया।
ये कैसी है, इस टाइम पर रब करके रखा है तो चार्ज है एक। दूसरी, हमने एक और बॉडी को लिया, ये भी चार्ज है। क्या सबूत है कि चार्ज है? तो आंसर है कि चार्ज बॉडी फोर्स अप्लाई करती है, तो कर सकती है। हमने इन दोनों को देखा, ये दोनों अलग अलग फोर्स लगा सकती हैं। ये बॉडी इनको खींच लेती है, तो ये चार्ज है। ये वाली, ये पार्टिकल को ये बॉडी खींच लेती है, तो ये भी चार्ज है। अब अगर ये दोनों चार्ज हैं, तो अगर चार्ज बॉडी से चार्ज बॉडी को मिला दिया जाए तो ताकत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमने इन दोनों को मिलाया, और जब हमने इन दोनों को मिलाया तो ये बॉडी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होनी चाहिए थी। ये थर्ड वाली बॉडी कौन सी है? ये वो चार्ज बॉडी है जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कंबाइन। तो हमने ये सोचा कि दो चार्ज बॉडी की ताकत को मिलाओ तो ताकत बढ़ जाएगी, और हमने नोट किया कि ये कंबाइन, ये मिलाने के बाद ये बॉडी अब फोर्स नहीं लगा रही है। अगर फोर्स नहीं लग रही तो बॉडी चार्ज नहीं है। अब बात समझ में नहीं आती है, चार्ज है, मिलाया तो गायब कैसे हो गया? ये कौन सी ब्रांच है जहां पर दो चीज़ों को मिलाओ और वो ख़त्म हो जाती है? तो आंसर है मैथमेटिक्स। एक प्लस का लो तो एक माइनस में लो नंबर, अगर एक प्लस में 2 है तो एक माइनस का 2 नंबर, इसको मिला दो तो वो ख़त्म हो जाएगा। अब एक बात समझ में आ चुकी है, वो क्या? हमें नामकरण कर देना है। चार्ज तो ठीक है, इसका नामकरण करना स्टार्ट कर लो। अब नामकरण की बारी आई तो हम सोच रहे थे कि इसको क्या नाम दें और इसको क्या नाम दें, क्योंकि अब हमारे पास दो नाम के ऑप्शन है, ये तो प्लस नाम देते हैं या तो माइनस नाम देते हैं। तो कौन सा नाम दें? इसको सोचा प्लस कर देते हैं, इसको सोचा माइनस कर देते हैं। हमें पहले नामकरण के लिए किसी ना किसी एक का नाम सोचना पड़ेगा, फिर इसको हम पता लगा पाएंगे कि कौन सी बॉडी को प्लस कहेंगे, किस बॉडी को माइनस कहेंगे, ये टेक्निक कौन सी है। वी विल डिस्कस। लेट्स वी सी वन थिंग। हम कुछ प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं, फिर हम इनके नामकरण की प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। कुछ प्रॉपर्टी को लिख लेते हैं हम। अब मैं जो डाउट था अब उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं, फिर नामकरण पे चलते हैं। देखिए, जो हम चार्ज को पढ़ते हैं, अब हमने ना इस मैटर को फिर से देख लिया। अच्छा, हमने कहा कि ये चार्ज है क्या? नहीं है। पूरी दुनिया को देखो, क्या लैपटॉप चार्ज है? नहीं है। यूनिवर्स में जहां भी जाएंगे कोई ऑटोमेटिक चार्ज नहीं है। तो हमें जानना है कि चार्ज आता कहां से है तो इसी के अंदर ना। तो किसी चीज को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? उसको तोड़ो, खोल दो उसको। मुझे जानना है कि एक नारियल के अंदर क्या बंद है, तो मैं ऐसे लूंगा, तोड़ दूंगा। एक मोबाइल के अंदर क्या बंद है, उसको खोल दूंगा मैं। तो हमने मटेरियल को तोड़ना शुरू किया, इसको 2 टुकड़े किए तो भी चार्ज नहीं है, 4 किए तो भी चार्ज नहीं है। हम ऐसे टुकड़े कर करके कहाँ पहुँच गए? यू नो, हम पहुँच गए एटम की दुनिया पर, और नोट किया कि एटम भी चार्ज नहीं है। सबसे जरूरी बात क्या बोला मैंने? कि एटम भी चार्ज नहीं है। तो चार्ज है कहाँ? अब हमको ये भी जानना है कि अगर एटम भी चार्ज नहीं है तो चार्ज है कौन? तो एटम को खोलना भी हमें आ चुका था। कैसे आ चुका था? वो एक्सपेरिमेंट जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। इसको बंद भी कर सकते हैं जैसे मर्जी। याद है एक्सपेरिमेंट, है ना? इसमें क्या होता है कि एक तरफ पॉजिटिव प्लेट तो एक तरफ नेगेटिव प्लेट। हमने इतना पोटेंशियल डिफरेंस, इतना बैटरी से पावर दिया कि इसमें से जो भी चीज़ है वो बाहर निकल के आ जाए। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। वैसे तो पानी के अंदर ब्रेक होना होता है, खैर कोई बात नहीं। हमने इसको इतनी एनर्जी दी
कि इसके अंदर, एटम के अंदर जो भी है वो बाहर आ जाए। और हमने नोट किया इसको एनर्जी देने से एक रोशनी निकल के आती है, ऐसे एक रोशनी। अभी मैं डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा जो एक रोशनी निकल के आती है। अब हमारा डाउट ये भी है, क्या ये रोशनी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसके पास मास है, मैटर है? क्योंकि एटम तो हम जानते हैं कि ये मैटर है, ये मास है, तो क्या इसको पावर देने से कोई पार्टिकल निकला क्या? पार्टिकल निकलने का सबूत क्या कि मास होना चाहिए, वो फोर्स लगाएगा। तो ये जानने के लिए हमने इसके सामने एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन जो टीवी में होती है, जब कोई इलेक्ट्रॉन टकराता है, पार्टिकल टकराता है तो वो चमकती है। तो इसमें से जो रोशनी आई, वो रोशनी जब स्क्रीन से टकरा रही थी तो वो स्क्रीन चमक रही थी। अब हम पहले की नॉलेज जानते थे, पहले की नॉलेज क्या थी कि जो रेडिएशन है वो धक्का नहीं लगा सकता पहले। तो धक्का कौन लगा रहा होगा? जरूर कोई ना कोई पार्टिकल होगा। तो इसमें से एक पार्टिकल जो आया, अब हम समझ गए कि एटम के अंदर भी एक पार्टिकल है। अब उस पार्टिकल को पढ़ो, एटम से भी छोटी चीज मिल चुकी है हमें पार्टिकल। इस पार्टिकल को पढ़ो, क्या ये चार्ज है? तो इसका पता लगाने के लिए हमने क्या किया, एक मटेरियल को लिया, एक मैटर को, उसको हमने इतनी एनर्जी दी कि उसमें से जो पार्टिकल के नंबर थे वो कम होना स्टार्ट हो गए, वो नंबर एक एक करके निकलना स्टार्ट हो गए। या तो ऐसा कहें कि जो भी चीज़ यहाँ से आ रही है वो चार्ज है कि नहीं, ये पता हम कर सकते हैं। कैसे? हमें पॉजिटिव और नेगेटिव ये बनाना आता है। तो हमने इसके दो तरफ, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट रख दिया। और अब हम जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव ये दोनों चार्ज बॉडी हैं, क्योंकि एक प्लस का चार्ज एक माइनस का चार्ज, दूर से ही फोर्स लगा लेगी। तो जो चीज़ निकल के आ रही है, अगर वो चार्ज है तो वो इधर या इधर मुड़ जाएगी। तो हमने नोट किया कि वो चीज़ ऐसे मुड़ रही थी ऊपर की तरफ। तो एक बात समझ में आ गया कि जो भी चीज़ यहाँ से निकल रही है वो चार्ज है। और चार्ज किसके अंदर है? एटम के अंदर। उस पार्टिकल पर कौन सा चार्ज है? एक तरफ दिखता है नेगेटिव। अब एक और कंफ्यूजन, अगर एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज है तो ये नो चार्ज वाला क्यों है? तो ज़रूर इस माइनस का असर ख़त्म करने के लिए एक प्लस का चार्ज भी होना ज़रूरी है। कहने का मतलब कि जितने नेगेटिव वाले होने चाहिए उतने ही पॉजिटिव वाले होने चाहिए। अगर 10 नेगेटिव के हैं तो 10 प्लस के भी होने चाहिए, है ना? तभी जाके एक एटम नो चार्ज वाला कहलाएगा। नो चार्ज मतलब न्यूट्रल। ठीक है, अब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अब हमें जानना ये है कि जब बॉडी चार्ज होती है तो उस पर नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, या नेगेटिव वाला रिस्पॉन्सिबल है कि पॉजिटिव वाला। थोड़ा सा इसको देखते हैं। देखो, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, थोड़ा मोटा मोटा इसके ऊपर से बारीकी से बात करेंगे। जो नेगेटिव चार्ज है, वी नो कि ये चीज़ क्या होती है, इलेक्ट्रॉन। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो चीज़ क्या होती है, प्रोटॉन। और एक और एटॉमिक पार्टिकल, सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन, उसका चिंता नहीं करना। और हम जानते हैं कि उसके आगे जो एक्सपेरिमेंट हुआ, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट, उसमें पता चला कि प्रोटॉन जो है वो हैवी होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो हल्का होता है ना? तो हम एक बात कह सकते हैं कि, और एक बात और जाने थे हम, कि प्रोटॉन न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में चक्कर लगाता है। तो ये चीज अब हमें कहां ले जा रही है? ये बात हमें ले जा रही है चार्ज होने का मेन कारण क्या है, कि बॉडी चार्ज क्यों होती है, इसका मेन कारण क्या है। ये बात हमें उस तरफ ले जा रही है। अब हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं।
बॉडी क्यों चार्ज हुई, इन दोनों के आने या जाने से। 10 माइनस 10 प्लस के, हमने इसको रब कर दिया, इसमें से कोई ना कोई एक ऐसा होगा जो कम हो जाएगा, या तो ये या तो ये। अब ये कम हुआ कि ये, अब यहां से बोलो तो हम कहेंगे पहली बात ये सेंटर में है, इसका सेंटर से निकल के इतनी दूर तक आना, कितनी दूर हम जानते हैं कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की जो आउटर मोस्ट सेल है वो 10,000 गुना उसकी दूरी होती है, 10,000 टाइम्स। तो इसका सेंटर से इतनी दूर आना पॉसिबल नहीं है, नो पॉसिबल, हाँ इम्पॉसिबल है। और ये हैवी भी है तो चल के नहीं जाएगा, तो ये भी नो पॉसिबल। हम समझ गए फिर कि प्रोटॉन चार्जिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये ना तो आता है ना तो जाता है, फिर हल्का है, जा सकता है, और सबसे ज़रूरी बात कहाँ पर है, बाहर। एक बात कंफर्म कि चार्ज होने का मेन कारण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का आना या इलेक्ट्रॉन का जाना। इसको एक लाइन में लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन अभी हम इलेक्ट्रॉन थ्योरी भी लिख लेंगे थोड़ी थोड़ी। तो इलेक्ट्रॉन ही वो कॉज है जिसकी वजह से एक बॉडी चार्ज होती है, ठीक है। अब एक बात और सुनिए, चार्ज इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल या मैटर की प्रॉपर्टी है। क्यों प्रॉपर्टी है? अब मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास ना एक बॉडी है जिसमें से मैंने दो को कंसीडर किया, एक ये और एक ये। मैंने इन दोनों को आपस में रगड़ दिया, रगड़ने से इस पर प्लस चार्ज हो गया तो इस पर माइनस चार्ज आ गया। और ये चार्ज ऐसा आता है कि इसमें से अगर मानो कि माइनस है और ये प्लस है तो चार्ज की काउंटिंग ऐसे होती है कि ना तो कोई चार्ज बनाया जा सकता है ना तो कोई कम कर सकते हैं। अगर एक माइनस की चार्ज होती है आपस में रब करने से तो दूसरी 100% कैसी चार्ज होगी, प्लस। ये क्यों होगा, वी विल डिस्कस। देखो एक बार, जैसे जो माइनस की चार्ज हुई है इसके बारे में पहले सोचो। इसके बारे में हमने सोचा कि इसके पास पहले 10 माइनस थे और 10 प्लस थे, दोनों का नेट कितना हो जाता है, 0। तो बिफोर चार्जिंग 0 चार्ज, इस पे 6 प्लस के या 6 माइनस के और 6 प्लस के, तो बिफोर चार्जिंग ये भी 0। अब रब करने के बाद इस पर एक माइनस ज़्यादा आ गया, और वो तभी पॉसिबल है जब इसका एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो ही जाके एक माइनस आएगा। और इसमें एक प्लस आ गया, वो प्लस तभी आएगा जब इसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, तभी जाकर एक प्लस का चार्ज आएगा। तो क्या समझ में आया, इसमें से कम हुआ उसमें से एंटर करता है उसमें, यस। इसीलिए अब एक बात कंफर्म है कि ये प्लस की चार्ज तो वो माइनस की चार्ज। इसका कारण क्या है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। जब इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी को चार्ज करता है उस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। लिख लेंगे इसको। सो इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, इज ए प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो इलेक्ट्रॉन चल के गया, इसमें एंटर कर गया ये। अब एक बात अब और कहता हूं मैं, इसको हमने इतना चार्ज कर दिया कि पहले वाली कंडीशन लिखते हैं, इसको हम बहुत सारा चार्ज देते हैं। मानो कि इसके पास 1000 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 1000 प्रोटॉन है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बॉडी है, इसमें करोड़ों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं। इसमें 2000 माइनस हैं और 2000 प्लस के चार्ज हैं।
ठीक है ना। जब चार्ज कर दिया, हमने नोट किया कि इसके पास नेगेटिव चार्ज जो ताकत आ गई वो माइनस में 1000 हो गई या 800 हो गई, माइनस में 800। कि माइनस की 800 कब होगी? जब ये 800 टाइम बढ़ जाएगा। तो हमने नोट किया कि ये माइनस का 2800 हो गया। जैसे ये माइनस का 800 हुआ, ये प्लस का 800 हो गया। ये प्लस में 800 कब होगा? जब इसमें से 800 कम हो जाएगा और कब कितना बचेगा? 200। माइनस करेंगे तो हमें प्लस का 800, इसमें देखेंगे तो माइनस का 800। अब देखो इंपॉर्टेंट बात, चार्जिंग ठीक एक तरफ आ गया कि चार्ज हमें समझ में आ गया कि चार्ज हो गई, लेकिन अब एक पॉइंट पे और लेके चलता हूं मैं, जो एग्जाम में आता है कई बार। इस बॉडी का जो वजन था पहले, मानो कि इसका वजन पहले m1 था और इसका वजन या मास m2 था। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन हट गया, इसमें से, क्या इलेक्ट्रॉन के पास मास नहीं होता? होता है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन चल के जाएगा इसमें, तो इलेक्ट्रॉन कम हो गया। और जब हम इलेक्ट्रॉन के कम होने की बात बोलेंगे तो मास भी तो कम हो जाएगा। तो इसका मास डिक्रीज हो जाता है और जो बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है उसका मास बढ़ जाता है। तो एक क्वेश्चन आता है कि चार्ज करने से बॉडी को मास में हेर फेर आता है? तो आंसर है यस, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन चलता है। इलेक्ट्रॉन चलेगा तो इलेक्ट्रॉन के पास मास होता है। जो बॉडी नेगेटिव चार्ज, उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो गए। इलेक्ट्रॉन चल के इसके अंदर आए, मतलब मास चल के आया है। मास चल के आया है तो मास बढ़ जाएगा। तो वाइल चार्जिंग ए बॉडी, मास ऑल्सो डिक्रीज और इंक्रीज अकॉर्डिंग टू द चार्ज ऑफ द बॉडी। एक बात ठीक। अब दूसरी बात पे चलते हैं। देखना, ये हमारे पास एक मटेरियल है जिसमें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस 1 2 3 1 2 3 3 प्लस 3 माइनस। एक और कंसीडर किया हमने, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस। इसमें भी सेम 1 2 3 1 2 3, दोनों में इक्वल चार्ज है। हमने दोनों को दूर रखा हुआ है। मैंने एक काम किया, वो काम क्या कि मैंने इसको रब कर दिया। रब करने से सपोज करो कि ये नेगेटिव चार्ज हो गई, तो इसमें 1 2 3 4, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव 4 नेगेटिव। तो इस बॉडी में नेगेटिव चार्ज एक्सेस हो गए, तो इस पर जो नेट चार्ज है, नेट बोला जाता है। जब चार्ज आता है ना नेट, तो नेट चार्ज इस पर कितना है? माइनस, नेगेटिव में। अब हमने इस चार्ज बॉडी के पास एक अनचार्ज बॉडी को लेकर आते हैं। अनचार्ज बॉडी, इसको हम इसके पास करीब लेकर आते हैं। जैसे ही करीब लेकर आए, अब एक्शन स्टार्ट। कौन सा एक्शन? ये चार्ज है तो इसके आसपास क्या बन रही होंगी? वी नो फील्ड। तो अब हमने ये नोट कर लिया कि इस नेगेटिव चार्ज के पास जैसे ही लेकर आते हैं, इसकी फील्ड, नेगेटिव वाली जो फील्ड है वो प्लस वाले को खींचना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से प्लस वाले एक तरफ आ जाते हैं, 1 2 3, और माइनस वालों को दूर धकेलती है। ये कौन से प्रिंसिपल हुई? इस प्रिंसिपल का नाम है लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक या फंडामेंटल लॉ। फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक।
क्या लॉ हो गया ये? इस लॉ का नाम बन गया लाइक चार्जेस, मतलब एक जैसे चार्ज, प्लस प्लस और माइनस माइनस। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एंड अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। नेगेटिव वालों ने प्लस वालों को अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट कर लिया और नेगेटिव वाले ने नेगेटिव वालों को लाइक चार्जेस को रिपेल कर दिया। अब सोचो, इनके बीच में एक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। उस फोर्स की काउंटिंग कैलकुलेशन हम आगे करेंगे। एक इंफॉर्मेशन मैं दे देता हूं अभी से, वो इंफॉर्मेशन ये कि जो इनके बीच में फोर्स लगेगी वो फोर्स डिस्टेंस पर इनवर्सली स्क्वायर काम करती है, लाइक ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन भी आर स्क्वायर होती है, तो ये भी आर स्क्वायर है। इस नेगेटिव वाले के करीब कौन है? प्लस। ये यहां से इतनी डिस्टेंस पर है और नेगेटिव वाला इतनी डिस्टेंस पर है, तो डिस्टेंस जिसकी ज्यादा होगी उस पर फोर्स वीक, जिस पे पास डिस्टेंस होगी फोर्स स्ट्रॉन्ग। अब एक बात का जवाब दो, अगर ये प्लस वाला इसके करीब है तो इस प्लस वाले को खींचेगी नहीं क्या? ये खींचना शुरू कर देगी ना। हाँ, इसीलिए ये बॉडी कैसी है? अनचार्ज, लेकिन फिर भी इसने इसको फोर्स लगाया कि नहीं? डाउट क्लियर हुआ? जो हमने डिस्कस किया था कि एक चार्ज बॉडी अनचार्ज बॉडी को फोर्स कैसे लगाती है, कैसे लगाती है? इस फिनोमिना को बोलते हैं सेपरेट हो जाना, चार्ज का पोलराइज हो जाना, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन क्या है? अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन और सेपरेटिंग चार्जेस, अ प्रोसेस इन विच चार्जेस गेट सेपरेटेड। इन चार्ज की दुनिया अलग अलग हो गई, सो इट इज पोलराइज्ड। ये अनचार्ज है अभी भी। क्यों अनचार्ज है? जितने प्लस उतने माइनस, नेट चार्ज तो अभी भी कितना है? 0। इसका नेट चार्ज अभी भी 0 है, लेकिन फिर भी इसमें क्या हो गया? पोलराइजेशन, पोलराइज। इसीलिए जब हम किसी स्केल को रब करते हैं और कागज को क्यों खींच लेते हैं? कागज के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इस चार्ज बॉडी की वजह से सेपरेट हो जाते हैं। अगर ये प्लस होता तो यहां पर माइनस वाले आ जाते और ये प्लस वाले दूर से आ जाते, फोर्स फिर भी लगती। एक चीज, अब दूसरी की बात करते हैं। अच्छा, अब एक बात बताओ, क्या चार्ज ने चार्ज पर फोर्स नहीं लगाई? चार्ज ने चार्ज पर ही फोर्स लगाई है। ये भी डाउट क्लियर ना कि एक चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को ही फोर्स लगाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये एक बॉल और यहां पर एक चार्ज प्लस का, ये इसको दूर से खींच लेगा, सेपरेशन करेगा, माना करेगा, ठीक है ना। लेकिन सेपरेशन अगर वो बहुत ज़्यादा दूर है तो सेपरेशन भी वीक होगा। तो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे चार्ज है, तो सेपरेशन दूर की वजह से खींच नहीं पा रहा। अब हम ये नहीं सोचेंगे कि ग्रेविटेशन है तो खींच लो। ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि चार्ज बॉडी के पास भी मास होता है और इसके पास भी मास है। तो मास वाली बॉडी जब फोर्स लगाएगी आपस में तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। वो कौन सी फोर्स होगी? ग्रेविटेशन। एक बात और, ये एक मैग्नेट जिसमें नॉर्थ और साउथ पोल, ये चार्ज बॉडी है, तो ये चार्ज इसको कभी भी नहीं खींचेगा। चार्ज फोर्स तभी चार्ज लगाएगा जब वो प्लस हो या माइनस प्लस हो या प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो जाए। प्लस और प्लस रिपेल करेगा, माइनस माइनस रिपेल करेगा, प्लस और माइनस अट्रैक्ट करेगा, माइनस और प्लस
अट्रैक्ट करेगा, अनलाइक चार्जेस। तो ये सब चीज़ें ऐसे काम करनी है। अच्छा, चार्ज का इतना सारा डिस्कशन में अब कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ गई हैं, उनके बारे में एक एक करके लिख लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन, इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फिर हम चार्ज का पता लगाएंगे आज कि कैसे चार्ज का पता लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में चर्चा की जाएगी। इलेक्ट्रॉन सब एटॉमिक पार्टिकल है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। मैं वो बातें लिखूंगा जो बातें नहीं पढ़ी होंगी। नेगेटिव चार्ज है और ये चार्ज के लिए रेस्पॉन्सिबल है ना। हमने लिख दिया था कि इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर चार्जिंग अ बॉडी। मैं लिख देता हूँ इसको। इलेक्ट्रॉन थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के बारे में जितना भी लिख सकते हो वो सब। चार्जिंग ए बॉडी। अच्छा, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन अगर रेस्पॉन्सिबल है बॉडी को चार्ज करने के लिए, सो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग अ बॉडी बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग a body by transferring electron is called electrification। लेकिन एक बात और कहना चाहूँगा मैं, अच्छा पहले एक और पॉइंट लिख लेते हैं। It is the electron चलो इसको लिखता नहीं, बताता हूँ मैं। जो इलेक्ट्रॉन है वही ट्रांसफर होता है ना। अब बताओ, बॉडी और पार्टिकल में समझना है डिफरेंस। बॉडी कंप्लीट चार्ज हो सकती है बिकॉज ऑफ नेट चार्ज। वो नेट चार्ज किसकी वजह से आएगा? एक पार्टिकल की वजह से। तो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है एक बॉडी को चार्ज कराने के लिए, लेकिन असल चार्ज कैरी कौन करता है? एक पार्टिकल। नाउ लेट्स वी सी कि कौन सी बॉडी चार्ज होती है, कौन सी नहीं होती है। अच्छा, चार्ज से पहले ना उसकी कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक लिख लेते हैं। देखो, चार्ज और भी इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मेरे पास ना दो बॉडी है, एक ये और एक ये दोनों के दोनों चार्ज हैं, लेकिन दोनों में से ताकत किसके पास ज़्यादा है? इसके पास कि इसके पास? अगर मैं ये बात पूछ सकता हूँ कि ताकत किसके पास ज़्यादा है, तो मेरे पूछने का मतलब है कि दोनों में से ज़्यादा चार्ज कौन है? दोनों में से ज़्यादा चार्ज कौन है, ये वाली बॉडी की दूसरी वाली? अगर ये पूछूंगा मैं कि दोनों में से ताकत या चार्ज कौन है, तो चार्ज की कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। एंड चार्ज की कैलकुलेशन ऐसे होगी कि इलेक्ट्रॉन किस में ज़्यादा आए या इलेक्ट्रॉन किस में से ज़्यादा गए, इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं ये हम काउंट कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली काउंट करना मुश्किल है, बट मैथमेटिकली हम देख सकते हैं। तो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन पे चलते हैं। चार्ज की स्ट्रेंथ उसको शो करने के लिए हम सिंबल यूज़ करते हैं क्यू, कि चार्ज की स्ट्रेंथ कितनी है वो क्यू से शो करेंगे सिंबल। ठीक है, हमें काउंट करना है तो कैसे करेंगे? अब देखो, अगर किसी बॉडी में एक इलेक्ट्रॉन गया, तो हम क्या बोलेंगे कि उसके पास, चलो एक जो माइनस चार्ज हो गई एक की, दो गया तो दो की माइनस चार्ज हो गई, तीन जाएगा तीन की माइनस चार्ज जाएगी, चार जाएगा तो चार की हो जाएगी। इसी तरह से n जाते हैं, n का मतलब जितने भी 1 2 3 4 कितनी भी हो सकते हैं, इतनी चार्ज जाएगी बॉडी, है ना। और यही क्या बन जाएगा, एक फॉर्मूला कि जितने इलेक्ट्रॉन एक बॉडी के अंदर जाते हैं n इंटू ई। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये नंबर तो बहुत सारे होते हैं, रियल, इंटीजर, होल नंबर, डेसिमल, ये कौन सा वाला है? अब आप इसका एक जवाब दो। क्या इलेक्ट्रॉन को तोड़ सकते हो? इलेक्ट्रॉन एक ऐसा सब एटॉमिक पार्टिकल है विच कैन नॉट बी सब डिवाइडेड फर्दर।
इलेक्ट्रॉन को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन टूट नहीं सकता तो किसी बॉडी पर एक के बाद 1.2, 1.5, 1.8 चार्ज कभी नहीं आएगा, डेसिमल कभी नहीं आएगा। और चार्ज होना है तो 0 को तो हटा दो, कम से कम 1 तो चाहिए। अब वो कौन से नंबर है? चार्ज नेगेटिव में भी आता है, पॉजिटिव में भी आता है। एक आंसर मिल गया। 0 को छोड़ो, ये जो n है, 0 को अगर हम हटा दें तो ये क्या कहलाएगा? इंटीजर। इंटीजर में माइनस और प्लस दोनों आते हैं। तो n क्या शो करता है? इंटीजर नंबर्स को। और e क्या शो करता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। और इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज की ताकत होती है वो फिक्स होती है 1.6 10⁻⁻19। और चार्ज को नापने के लिए हम यूज करते हैं कूलम। ये ताकत हमें कैसे पता चले? एक एक्सपेरिमेंट है, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, यूट्यूब पे मिल जाएगा। मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, उससे हमने चार्ज की स्ट्रेंथ को निकाला था बिना उसके मास को जाने। कैसे निकाला था? उसकी कंप्लीट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, क्यों क्या है? उसका नेट चार्ज, कि बॉडी कितना नेट चार्ज है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक, अच्छा, फिर से ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज कि हम चार्ज को नापेंगे किस में? सो ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज, ये साइंटिस्ट के नाम पर है इसलिए कैपिटल C, कूलम। C स्टैंड फॉर कूलम। कूलम, COULOMB है ना, कूलम। तो कूलम क्या है? ये ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज। अब इसके साथ एक छोटी सी बात और, 1 कूलम चार्ज करना है किसी बॉडी को, तो 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक बात जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन इतना कूलम चार्ज रखता है। और ये कूलम कितना है? बहुत ज्यादा छोटा। अब इसको 1 बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ये हमें पता करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या शर्त है? शर्त ये कि इसको बनाना है 1 कूलम, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने लगेंगे? वी कैन फाइंड। यहां से n निकालेंगे, इट विल बी q डिवाइडेड बाय e। q कितना है? हमें 1 बनाना है तो 1। e कितना? 1.6 10⁻⁻19। फर्दर सॉल्व करेंगे, सो वी विल गेट 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये चीज क्या है? नंबर। तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन 1 कूलम चार्ज में होते हैं। अच्छा, तो ये चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी नहीं कहूंगा मैं, उसकी कैलकुलेशन, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये कैसे काउंट करते हैं। अच्छा, अब चार्ज की प्रॉपर्टी पे जाने से पहले कुछ बातें जान लेते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चार्ज को आइडेंटिफाई कैसे करना है। और उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक, अच्छा, सो देखिए इलेक्ट्रोस्कोप क्या है। सो इलेक्ट्रोस्कोप इज ए डिवाइस which helps to know the presence of charge। ये डिवाइस चार्ज की प्रेजेंस को पता लगाने में हेल्प करता है कि चार्ज है कि नहीं, और ये भी पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्ज है। कैसे पता लगाएंगे? देखो इसका डिज़ाइन कैसा है। ये एक मेटल सरफेस है, जैसे प्लेट हो गई, कोई भी कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रॉन चल सकता है, चार्ज चल सकते हैं। और ये भी पूरा का पूरा मेटल है। इस मेटल पर हमने एक एल्यूमिनियम या गोल्ड फॉइल को लपेट दिया, इसको ऐसे टांग दिया। गोल्ड फॉइल को क्यों लिया?
तो अगर चार्ज आता है तो मेटल है ये, इसके थ्रू चार्ज चलता 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 यहाँ तक आएगा। जब यहाँ और यहाँ चार्ज आ जाएगा तो इसको दूर चले जाना चाहिए क्योंकि फोर्स लगेगी। अब फोर्स लगने से ये चलना चाहिए, तभी हम पता लगाएंगे कि चार्ज है। अगर चलेगा ही नहीं तो पता नहीं लगा पाएंगे। तो ये चले, इसी के लिए हम इसका जो गोल्ड फॉइल होती है, फॉइल, इसको बहुत पतला रखते हैं ताकि फोर्स लगने पे चल सके, ऐसे फैल सके, ऐसे फैल सके। फैल जाएगा इस तरह से, चार्ज है। और ये हवा से ना हिले, इसलिए इसको एक ग्लास चैम्बर में हम वैक्यूम बना के बंद कर देते हैं। अब कैसे करेंगे? मैंने एक बॉडी को चार्ज किया और मैं इसके पास लेकर आ गया। मानो कि वो नेगेटिव चार्ज है, उस पर नेट चार्ज नेगेटिव है, प्लस वाले की संख्या बहुत कम। तो नेगेटिव की वजह से मैं इसको दो तरह से चेक कर सकता हूं। पहला, विदाउट टच, दूसरा टच करके। दो तरह से मैं इसको पता कर सकता हूं। पहले हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो प्रोसेस विदाउट टच होती है उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंडक्शन, इंड्यूस करना। इसमें हम और डिटेल में देखेंगे कल, जब हम प्रोसेस ऑफ चार्जिंग देखेंगे। जिसमें टच होता है उसको बोलते हैं कंडक्ट करना। बस जैसे कंडक्टर होता है ना, वैसे ही कंडक्ट करना, कि चलाना। ठीक है, कंडक्शन, इंडक्शन। नेगेटिव, पहले इसकी बात करते हैं, फिर दूसरा इसकी। तो जैसे ही नेगेटिव वाले को पास लेकर आऊंगा मैं, इस मेटल में जो चार्ज प्रेजेंट है वो सेपरेट हो जाएंगे। पोलराइज होने की वजह से नेगेटिव के पास सारे के सारे प्लस चार्ज ऊपर आ जाएंगे और ये नेगेटिव वालों को रिपेल कर देगा। ऐसे ही तो होगा ना। जैसे ही ये एक्शन होगा, इंस्टेंट इसको पास लेकर आए, इंस्टेंटली ये दोनों ऐसे फैल गए। वैसे इंस्टेंटली प्रिसाइज नहीं है, लेकिन फिर भी लेट्स बी से इंस्टेंटली ये नेगेटिव चार्ज आने की वजह से ये ऐसे करके फैल गए। तो हम क्या समझ गए कि ये बॉडी चार्ज थी, इसीलिए सेपरेशन हुआ, इसीलिए रिपेल हुआ। लेकिन अगर ये चार्ज नहीं होती, तीन नेगेटिव चार्ज नहीं होती, तो यहां पर भी नो सेपरेशन नहीं, प्लस माइनस यहां भी रहते, तो नेट चार्ज 0 है, फोर्स नहीं लगती। चार्ज थी, सेपरेट हुआ, फैल गया। अब ये नेगेटिव चार्ज हो कि प्लस चार्ज हो, फर्क नहीं पड़ता। प्लस होता तो माइनस वाले ऊपर आते, प्लस वाले नीचे आते, ये फैल जाती। एक बात बस हमें यहां पर चेक करनी थी कि चार्ज है कि नहीं, ये काम करेगा कि नहीं करेगा, और ये वर्क करेगा, टेस्ट में पास हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्कोप इसी तरह से पता लगा सकता है। लेकिन अब इसके साथ साथ इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, टच करने से क्या होगा। टच करना एक थोड़ी सी डिफरेंट प्रोसेस है, लेकिन यही काम करेगी जैसे इंडक्शन करता है। अब मानो कि चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। मैं जैसे ही इसको टच कर दूंगा इसके साथ में, तो जो इसमें से इलेक्ट्रॉन हैं वो इतने सारे हैं कि आपस में फोर्स लगा के दूर भागना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज की दुनिया लेके चलता है, बहुत सारे नेगेटिव, तो रिपेल तो कर रहे होंगे ना, क्योंकि जो लॉ है वो हर किसी पे काम करता है, लाइक चार्जेस रिपेल। तो इसके चार्जेस रिपेल कर रहे हैं, फोर्स लगाते हैं, दूर धकेलते हैं। जाते क्यों नहीं है दूर? चार्जेस को दूर जाने के लिए या चलने के लिए क्या जरूरत होती है? एक वायर की, एक कंडक्टर की, एक मेटल की। तो जैसे ही टच कर देंगे, ये किस चीज से बना हुआ है? मेटल से, मतलब कंडक्टर है। तो इसके धकेलने वाले जो चार्ज है, आपस में जो धकेल रहे हैं एक दूसरे को,
वो धकेल कर इसमें आ जाएंगे। क्यों? कंडक्टर मिल गया। जैसे ही नेगेटिव इसमें आएंगे तो अब इसमें नेगेटिव की संख्या हो गई ज़्यादा। वो धकेल धकेल के कहाँ तक जाएंगे? जहाँ तक उनको लास्ट मिलता है, लास्ट पॉइंट, तो वो रिपेल करके इधर आ जाएंगे, क्योंकि इसके आगे तो कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर वो सारे के सारे पहुँच जाते हैं। अगर ज़्यादा हुए 10 वहीं से हज़ारों तो ऐसे तरह से फैल जाएंगे। तो इस बॉडी पर, इस फॉइल पर नेट चार्ज कौन सा आ जाता है? इसमें क्या हुआ? इसमें नेट चार्ज आ गया नेगेटिव का। फिर से विदाउट टच, इस वाली प्रोसेस में चार्ज एक्सेस नहीं होते हैं। इसमें जो मटेरियल के चार्ज होते हैं वही खेल खेलते हैं, वही रोल प्ले करते हैं। लेकिन टच वाले में जो एक्सेस चार्ज होते हैं, एक्स्ट्रा, वो अपना खेल खेलते हैं। टच वाली में ये डिफरेंस होता है कि टच वाली में जो एक्स्ट्रा चार्ज हैं वो खेल खेलते हैं और वो ऐसे करके इसको फैला देते हैं। फिर तो टच में और विदाउट टच ये दोनों हो गया। लेट्स वी सी कि चार्ज है कौन सा, कैसे बात करेंगे इसकी। अब इसको समझते हैं, यहीं से समझते हैं। देखो, तो टच में मतलब कंडक्शन में और इंडक्शन में ये थोड़ा सा डिफरेंट। अच्छा, चार्ज कौन सा है? लेट्स वी आइडेंटिफाई। मैंने दो बॉडी को लिया, मैं इसको जब लेकर आता हूँ मुझे पता नहीं कि चार्ज है कि नहीं है। मैं इसके पास लेकर आया, चाहे इंडक्शन करूँ चाहे कंडक्शन, वो ऐसे फैल गया। आई गॉट, ये क्या है? चार्ज। कौन सा चार्ज? आई डू नॉट नो। मैंने इसको जिसके साथ रब किया था, एक ये, एक ये, इन दोनों को मैंने आपस में इस तरह से पकड़ के रब कर दिया। रब करने से एक का इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और एक में से मतलब एक, अगर इसका इलेक्ट्रॉन चला गया तो ये हो जाएगी नेगेटिव, ये हो जाएगी पॉजिटिव इंस्टेंटली। इसीलिए अगर मैं इसको लेकर आया, ये चार्ज है, कौन सा चार्ज नहीं पता, तो मैंने अपनी मर्जी से इसको नेगेटिव कह सकता हूँ या फिर इसको मैं पॉजिटिव कह सकता हूँ, है ना। अगर ये नेगेटिव है तो इस तरह से एक्शन दिखता है। फिर जब मैं इसको लेकर आता हूँ, इसको हटाया, अब मैं पॉजिटिव लेकर आता हूँ। ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि मैंने इसका नाम दे दिया, एक नेगेटिव तो 100% एक पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव लेकर आऊँगा तो अब क्या होगा? अब होगा ये कि जो नेगेटिव वाले हैं वो ऊपर की तरफ भागना शुरू कर देंगे और पॉजिटिव वाले नीचे आना शुरू कर देंगे। जो ये भागा दौड़ी होती रहेगी इसमें कि ये ऊपर जाएंगे, ये पॉजिटिव वाले नीचे आएंगे, इतनी देर में ये पत्ती ऐसे पहले हो जाएगी, फिर पॉजिटिव के आने से ऐसी हो जाएगी। लेकिन जब ये फॉइल इसके ऊपर जाने से ऐसे हो रही होगी, तभी पता लगा लिया कि इस पे जो चार्ज है वो इसका अपोजिट है। ये कंफर्म। अगर कंडक्शन करोगे तो ये केवल ऐसी होगी, ऐसी नहीं। ये आपका एक असाइनमेंट की तरह कैसे करेगा काम, पता लगा के आना कि कंडक्शन में क्या होगा, क्योंकि इसमें तो भागा दौड़ी हो रही है, कंडक्शन में नहीं होगा। उसमें सीधा आएगा तो ऐसे, जाएगा तो ऐसे, या तो असर ख़त्म करेगा या तो असर बढ़ाएगा, लेकिन इसमें भागा दौड़ी कर लेगा। अच्छा, अब एक बात पता लग गई कि नेगेटिव चार्ज कैसे पता लगा लिया, पॉजिटिव। अब फिर से अगर ये नेगेटिव या पॉजिटिव का है, अब मैं दूसरी दुनिया से एक बॉडी को लेकर आया, मुझे नहीं पता, रब कर दिया, इस पे कौन सा चार्ज है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि ये पॉजिटिव है, तो मैंने इसको ऐसे लगा दिया। ये कौन सी है? पॉजिटिव। और ये फैल गई, फैल गई। मैं इसको लेकर आता हूँ, इस पे टच करता हूँ, टच कर दी मतलब कि पास लेकर आया। तो मैं जैसे ही पास लेकर आता हूँ, ये बॉडी जो ऐसे फैली हुई है ये ऐसे नहीं आती है, ये ऐसी की ऐसी रहती है, नीचे नहीं आती। तो क्या समझ में आया कि इसने इसका असर ख़त्म नहीं किया,
असर तभी खत्म होता जब इसका अपोजिट होता, लेकिन असर तो खत्म ही नहीं किया। तो ये भी कौन सी है, पता लग गया। फिर दूसरी को लेकर आया, उसने असर खत्म कर दिया, तो वो कौन सी है, नेगेटिव। तो सबसे पहले हमें एक बॉडी को मानना पड़ेगा, एक नेगेटिव या पॉजिटिव। उसकी हेल्प से हम दुनिया में हर चीज को पता कर लेंगे कि चार्ज कौन सा है। टेक्निक समझ में आया, ट्रिक। अब इसी टेक्निक से माइकल फैराडे ने एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज बनाई, पता कर करके, रब कर करके। उसको मैं थोड़ा सा याद करा देता हूं, क्योंकि कभी कभी वो एक आध मार्क्स में आ जाती है। वो क्या, कि कौन सी नेगेटिव कौन सी पॉजिटिव, उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। इसको मैं याद करा देता हूं आपको। मैं इसको पहले लिख देता हूं, उसके बाद ये सीरीज लाइन से है। इसको अगर कहें तो ये ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है सीरीज। इसको अगर ऐसे लिखता तो ज़्यादा अच्छा था, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। इसको ऐसे लिख दिया, ये अच्छा है ना। इसको याद कर लेंगे, अभी मैं बताऊँगा कैसे इसको याद करना है, जैसे मैंने इसको लिख दिया। लेकिन एक बात याद रखना है कि सीरीज ऐसे चलती है, ये मतलब पॉजिटिव टू माइनस, ये प्लस, मतलब क्या, प्लस कैसे होगी, जब इन दोनों को रब करेंगे तो जो ऊपर वाली बॉडी है वो इसके रेस्पेक्ट में प्लस में आ जाएगी और इसके रेस्पेक्ट में ये माइनस। लेकिन जब हम इन दोनों को करेंगे तो इसके रेस्पेक्ट में ऊपर वाली बॉडी प्लस हो जाएगी और नीचे वाली माइनस। फिर जब इन दोनों को करेंगे तो ऊपर वाली प्लस, नीचे वाली माइनस। ये ऐसे काम करेगा। फिर से सल्फर को और मेटल को, या प्लास्टिक और मेटल, इन दोनों को रब करते हैं तो इनमें से ऊपर सीरीज में कौन है, सीरीज में ये ऊपर है, तो ये वाली प्लस और ये वाली आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में माइनस और प्लस। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज। कैसे याद करना है इसको, एक बार एग्जाम में भी कभी कभी आ जाता है कि बताइए इनको जो रब किया कौन सा चार्ज आया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में। कैसे याद करेंगे, देखो एक मैजिक शो होता है ना, मैजिक शो में एक जादूगर पहले कुछ मंत्र पढ़ता है, फिर बोलता है ऐसा करो वैसा करो और ये हो जाएगा। तो मैं इसको मंत्र पढ़ना है, एक मंत्र कैसा, ग्ला फ्ला वू, ग्ला फ्ला वू। फिर सिम को रब करने से, सिम को रब करने से WPS, जैसे GPS होता है मोबाइल में, WPS होता है, वो चीज़ WPS वापस आ जाएगा। ये कौन कौन सी लाइन है, ग्ला फ्ला वू, S और M, सिल्क और मेटल। सिम को कोई नहीं है मीनिंग, रब करने से रबर, करने से कुछ नहीं है, से कुछ नहीं है, W से वैक्स जो हम जेल पे लगाते हैं बाल वगैरह ना, P से प्लास्टिक, S से सल्फर, और यहाँ कोई मीनिंग नहीं है बस। 9 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ग्लाफ्लावू सिम को रब करने से WPS वापस आ जाएगा। ऐसे लिखकर फिर पता लगा लो, ठीक है। तो आज फिर फिनिश करते हैं, हाँ ठीक है।